हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सेवन फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लासेस में हमारा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक चल रहा है। अभी रिसेंटली लास्ट क्लास में मैंने आपको एक नया अपना कॉम्पोनेंट स्टार्ट करवा दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। बैलेंस शीट हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, इनकम स्टेटमेंट भी हमने कर लिया है, इन डिटेल हमने चर्चा करी है। अब जो हमारा रहे, जो मैं चला रहा था, जो कर रहे हैं हम, उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मोस्ट प्रोबेबली आज ही हमारा खत्म हो जाएगा। छोटा ही है, छोटा ही। आपने देखा कुछ भी नहीं है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब दो चीजों को आपने कॉम्प्रिहेंस कर दिया, मतलब दो चीजों को मिला के, दो स्टेटमेंट्स अगर आप मिला दोगे, है ना, तो एक नई चीज निकल के आ जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और इसका मैंने आपको डिटेल लॉजिक बता दिया था, ऐसा क्यों करते हैं। लास्ट क्लास में आपको मैंने समझाया था, हालांकि आज इस क्लास में तो आपको और डिटेल समझ में आ जाएगा। पिछली क्लास में मैंने थोड़ा बहुत थ्योरी से आपको समझाया, लॉजिक से आपको समझाया। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है, ताकि आपको इन डिटेल ये चीज समझ में आ जाए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। देखिए, ये टॉपिक जितना आप सोच रहे हो ये बहुत सिंपल है आपके सीएमए यूएसए लेवल पे। आपको तो बेटा बस इतना इतना पढ़ना, थोड़ा बहुत पढ़ना, और ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एक्चुअली मुझे आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है। ये इतना सिंपल है, आपको बस इसकी थ्योरी थ्योरी करके जानी है। और पेपर में हमेशा ओसीआई आपको वो देगा गिवन। चार इनकम मैंने आपको ओसीआई की बताई, है ना, चार इनकम या जो भी लॉसेस होते हैं वो मैंने आपको पिछली क्लास में दिखाया। वो आपको हमेशा पेपर में गिवन करेगा। वो आपसे कभी पूछेगा ही नहीं, बताओ इसका लॉजिक बताओ, ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, कुछ नहीं, क्योंकि इसका लॉजिक आपको पता ही नहीं। उसके लिए आपको पूरा टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, और वो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, आपके है ही नहीं ब्रॉड में। तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। सीपीए लेवल पे आपको इन डिटेल पढ़नी है, इसकी जर्नल एंट्री पढ़नी है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़नी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तक आप नहीं पढ़ रहे। तो ये बात मैं आपको एक्चुअली बताना चाहता हूँ, इसलिए आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा एक स्टेप और आगे जाके ओसीआई समझाना चाहता हूँ, ताकि देखिए, थ्योरी थ्योरी पढ़ाना तो ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला, ये जो पास वगैरह का ये जितना भी झमेला है, जितना भी है, ये सब आपकी हेडेक है बेटा, ये आपको करना है। मैं तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ा रहा हूँ। जब आप रियल लाइफ में जाएंगे, आप ओसीआई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखेंगे, आप जीरो हो जाएंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा भाई साहब ये क्या हो रहा है, इसको मैं क्या करूं, इसका क्या डालूं, इसका लॉजिक क्या है। किसने आपसे पूछ लिया इसका लॉजिक क्या, क्या बोलोगे आप, ऐसा क्यों करना पड़ा। तो मैंने आपको बताया, डबल एंट्री इज द ब्लेम। उसकी वजह से, क्योंकि हम डबल एंट्री पढ़ते हैं, उसकी वजह से हमको ओसीआई करनी पड़ रही है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स को हम फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू पे दिखा रहे हैं। अब मार्केट वैल्यू पे दिखा तो रहे हैं, तो उसकी वजह से डेबिट साइड तो इंक्रीज हो जा रहा है, लेकिन क्रेडिट साइड का एंगल समझ में नहीं आ रहा। अब इनकम स्टेटमेंट में डाल नहीं सकते, क्योंकि मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, तो भाई साहब गेन तो हो नहीं रहा ना आपको। मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, नो डाउट वो मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, तो एक तरीके से आपको फायदा हो रहा है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या मैं ये वाला फायदा डाल सकता हूं, क्योंकि ये फायदा अभी तक मुझे रियलाइज नहीं हुआ है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर तो आप वही फायदा, वही घाटा डाल सकते हो जो एक्चुअली आपने भुगत लिया या आपने खा लिया, आई मीन रियलाइज कर लिया। अभी ये तो हम डाल नहीं सकते। मुझे पता है, जैसे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है, मेरा फायदा हो रहा है, मेरी वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, लेकिन क्या वो फायदा आपको मिल गया? नहीं मिला ना, तो इनकम स्टेटमेंट तो डाल नहीं सकते। तो कहां डाले भाई, कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए एक हमने नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, एक नई चीज बना दी, ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नकली, जो आपको रियलाइज ही नहीं हुआ, मतलब सारा का सारा अनरियलाइज मामला इसके अंदर डाल देंगे। लेकिन वही अनरियलाइज ये नहीं बेटा, दुनिया में जो भी अनरियलाइज चीज है वो यहां पर टक्कर डाल दोगे, नहीं। वो अनरियलाइज चीजें जो इक्विटी के बैलेंस को इफेक्ट कर दे, ये आपको पढ़ना है। ये मैं आपको समझाया, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने आपको बहुत सिंपल वे में समझा दिया। सीपीए में तो और ज्यादा सीपीए लेवल सिंपल वे में समझ में आता है, क्योंकि वहां पर इन डिटेल पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए, आज जो मेरा टॉपिक होने वाला है, रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट क्या है? देखिए, ये कुछ भी नहीं है, ये नाम पे मत जाओ, जितना ये टेक्निकल नाम है उतना सिंपल कंसेप्ट है। नाम से ही समझो एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होता है? आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स पढ़े होंगे, वहां पे आप एडजस्टमेंट्स करते थे। मतलब कभी कभी हम, क्या होता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, कभी कोई चीज भूल गए, तो उसको एडजस्टमेंट्स में लिख दिया करते थे कि भाई साहब ये हमसे चीज रह गई। तो जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, कोई चीज रह गई होगी, ऊपर नीचे हो गई, तो फाइनल अकाउंट्स बनाते हो वो एडजस्टमेंट याद ध्यान रखते हैं कि ठीक है, इसकी हमको ऐसे ऐसे एंट्री करनी है, ठीक है, ओके। कभी कभी क्या होता है, गलती नहीं होती, कभी कभी गलती नहीं होती, कभी कभी आपने कोई एंट्री करी होती है उस साल में, लेकिन जैसे ये अनरियलाइज गेन है, मैं आपको बात बताता हूँ, एक एग्जांपल, ये अनरियलाइज गेन है, आपने ओसीआई के अंदर डाल दी, लेकिन क्या हो वो अनरियलाइज गेन किसी दिन रियलाइज हो जाए?
जैसे अनरियलाइज गेन ऑन ऑन अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज, अनरियलाइज गेन ऑन अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज, मतलब ऐसी सिक्योरिटीज जो आपने उस पर टैग लगा दिया अवेलेबल फॉर सेल, मतलब अभी बेच नहीं रहे हो लेकिन बेचने का इरादा है, मैच्योरिटी तक होल्ड करने का कोई इरादा हमारा लग नहीं रहा है। मतलब अगर सोचो सिक्योरिटी की मैच्योरिटी 3 साल है तो 3 साल तक मेरा होल्ड करने का कोई इरादा नहीं है। अगर मेरा एक अच्छा खासा जो मैंने प्राइस सोचा है मार्केट में अगर वो हिट हो जाता है तो मैं बेच दूंगा। ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग तो आज ही खरीदा आज ही बेच दिया, नहीं नहीं, थोड़ा टाइम होल्ड करके चलेंगे क्योंकि हम चाहते हैं मार्केट को थोड़ा सा ऊपर आ जाए। हम जो प्राइस अपने मन के अंदर सोचा हुआ है कि अगर मैंने ये सिक्योरिटी $100 की खरीदी है तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट $200 की हो जाए, $100 का मुझे मुनाफा दे जाए। जैसे ही $100 $200 का वो हिट हो जाएगा मैं बेच दूंगा, मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं करूंगा। ठीक है, तो 3 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आपकी हैं। अब बात सुनिए, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया, आप क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आपने खरीद ली तो आपको बैलेंस शीट में उसे मार्केट वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा। तो वो जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे आपने $100 की खरीदी, जैसे आपने $100 की खरीदी, अब वो $200 की हो जाएगी। तो बैलेंस शीट में आपने पहले कितने की दिखाई? $100 की। अब आप ऐड कर दोगे क्या? $200, सॉरी $100, $100 से बढ़ गई ना, तो आप बैलेंस शीट में कितने दिखाओगे? $200। तो ये तो आप करते रहोगे। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट हो रहा है क्योंकि आपकी बैलेंस शीट बढ़ रही है ना, सॉरी इन्वेस्टमेंट्स आपकी बढ़ रही है ना $100 से, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट हो रहा है। लेकिन मुझे एक सच बात बताओ, क्या ये बेनिफिट आपको मिल गया? आपके हाथ में ये बेनिफिट आ गया? इस $100 को, ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ, आप इसको जाके उड़ा सकते हो क्या? नहीं उड़ा सकते ना। तो गेन तो है लेकिन अनरियलाइज गेन है, तो अनरियलाइज गेन इनकम स्टेटमेंट के अंदर तो डाल नहीं सकते, तो कहां डाले? तो ये हमने पढ़ लिया, तो ओसीआई के अंदर डाल दी। लेकिन अब एक कैच सुनो, सोचो 2025 का ये मौसम चल रहा है, 2025 का ही ये सीजन, ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल सीजन जो चल रहा है, कैलेंडर ईयर सॉरी, 2025 का चल रहा है, तो 2025 में आपका अनरियलाइज गेन था। लेकिन मान के चलो अगले साल 2026 में, अगले साल 2026 में आपने ये बेच दिया, अगले साल 2026 में आपने ये रियलिटी में बेच दिया, क्योंकि रियलिटी में वो आपका प्राइस हिट हो गया है। सोचा आपका सच में हिट हो गया $200, अभी तो सर अभी भी तो $200, लेकिन सोचा आपने बेचा नहीं था, थोड़ा टाइम वेट करा, 2026 आ गया, 2026 में आपने बेच दिया ये $200 का। तो अब यहां पे बताओ, आपने रियलिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो यहां पे तो बैलेंस शीट जीरो हो जाएगी, यहां पे तो इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई ना, क्योंकि आपने बेच दी तो आपकी बैलेंस शीट से तो इन्वेस्टमेंट उड़ानी पड़ेगी ना, क्योंकि अब तो है नहीं आपके पास। और वो जो एक्स्ट्रा $100 आ गया, अब क्या वो अनरियलाइज होगा या रियलाइज होगा? मुझे एक बात बताओ, जल्दी बताओ। 2026 के पीएनएल अकाउंट आप जब बनाओगे, पीएनएल अकाउंट जब आप बनाओगे, उसमें यहां पे लिखोगे ना गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना? $100। मुझे एक बात बताओ, ये $100 रियलाइज है अनरियलाइज है? बट ऑब्वियसली पीएनएल अकाउंट के अंदर, मतलब इनकम स्टेटमेंट के अंदर आ गया तो रियलाइज नहीं होगा, क्योंकि अगले साल मैंने हकीकत के अंदर इन रियलिटी उस अपनी सिक्योरिटी को बेच दिया $100 का, और $100 एक्चुअली असलियत में मेरे पास आए, एक्स्ट्रा आ गए, उसको मैं जाके उड़ा सकता हूं, तो मैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर डाल दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये डबलिंग नहीं हो गई, डबल काउंटिंग? कैसे मतलब सर? आपने पिछले साल ओसीआई जब अपने कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर ही तो इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट और ओसीआई दोनों इंक्लूड होते हैं, दोनों की इनकम आ जाती है ना। तो जब पिछले साल आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाई, एससीआई लिख देता हूं मैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाई, उसकी क्रेडिट साइड में आपने अनरियलाइज गेन भी लिखा था पिछले साल, 2025 की बात हुई है, 2025 की, यहां पे भी $100 लिखा। तो चाहे नकली ही क्यों ना हो, अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बन गई ना, नकली क्यों ना हो? क्योंकि मुझे बात बताओ, मैं बताता हूं क्यों, बताता हूं। मैं बोलूंगा, आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है, डबल काउंटिंग हो भी गई सर, हमको तो असली फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ये है ना सर, असली इनकम स्टेटमेंट तो ये है ना सर, $100 तो इसमें आ गए, ये तो नकली है सर, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, हम तो इसमें कुछ भी नकली नकली डालें। यही होता है जब आप क्लासेस को ढंग से सुनते नहीं। मैं आपको अकाउंटिंग तरीके से बता रहा हूं कैसे फर्क पड़ेगा अगर आप इसमें नकली ऐसी चीजें नहीं डाल सकते। इसमें नकली डाल दिया तो पूरा पूरा बैलेंस शीट हिल जाएगा। पहली ही क्लास में बोला था, ओसीआई के अंदर नो डाउट आप नकली डालते हो, अनरियलाइज्ड तो डालते हो, लेकिन जो भी डालते हो वो इक्विटी बैलेंस को इफेक्ट कर देगा। तो बैलेंस शीट तो असली की चीज है बेटे, इक्विटी, इक्विटी के बैलेंस को इफेक्ट करता है। कैसे? क्योंकि इक्विटी के अंदर एक चीज आती है क्या, एओसीआई। ये सारा का सारा बैलेंस जो जितना भी आंसर आएगा यहाँ पे, जैसे पीएनएल अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट आता है, पीएनएल अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट आता है ना, ये सारा का सारा कहा जाता है, रिटेन अर्निंग्स में प्लस हो जाता है। दो चीजें इक्विटी में प्लस होती है ना, रिटेन अर्निंग्स, बड़ी बात ध्यान से सुनो मेरी बात, रिटेन अर्निंग्स। जो असली वाला पीएनएल है, असली वाला पीएनएल अपना ये वाला,
इसका जो नेट प्रॉफिट आता है ये तो रिटेन अर्निंग्स में चले जाता है, लेकिन ओसीआई का जो ये वाला आता है, ओसीआई की इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये रिटेन अर्निंग्स में नहीं जाता क्योंकि ये तो नकली है। ये कहां जाता है? ये ओसीआई में जाता है। तो ये दोनों के दोनों इक्विटी को इफेक्ट कर देंगे। अब इससे क्या होगा, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। 2025 में आपने यहाँ पे $100 डाला था, तो इक्विटी बैलेंस आपका 2025 में $100 से बढ़ गया होगा। अरे आपका यहाँ पे ओसीआई आपने $100 से डाला 2025 में, तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव इनकम $100 से बढ़ गया होगा यहाँ पे, है ना, $100 से बढ़ गया, तो आपने उसको एओसीआई में डाल दिया होगा। एओसीआई के फुल फॉर्म अगर भूल गए तो मैं बता देता हूँ, एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब सारा का सारा एक्यूमुलेट जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है उसको एक्यूमुलेट करके यहाँ पे टक्के डाल दिए। तो $100 आपने यहां डाला होगा 2025 में, तो आपका इक्विटी बैलेंस 2025 में बढ़ नहीं गया होगा। अरे चलो भाई साहब, अब मैं एक चीज और, अगर इससे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, एक और बना देता हूँ, इक्विटी अकाउंट बना देता हूँ, हाइपोथेटिकल मेमोरेंडम है, ठीक है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, एक लेजर खोल दिया मैंने इक्विटी का, ठीक है। अब अमाउंट भी रख लेते भैया यहाँ पे, चलो ठीक है। आपको पता है इक्विटी इसका क्रेडिट बैलेंस है ना, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे जो इसका ओपनिंग होगा वो क्रेडिट साइड में होता है, आपको पता है, टू ओपनिंग बैलेंस। ऐसी ही बस मैं आपको बस ऐसी समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो भी बैलेंस था हमको नहीं पता, ठीक है। 2025 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पहले 2025 की एंट्री मारेंगे। अब यहाँ पे 2025 की, ठीक है, 2025 की एंट्री मारते हैं। 2025 में एक एंट्री आई है ना, आपका इक्विटी बैलेंस $100 से बढ़ गया, तो बढ़ गया। इक्विटी अगर बढ़ता है तो क्या उसको क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं? इक्विटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, डेबिट होती है। 11th क्लास का कंसेप्ट है काउंटिंग इक्वेशन। अगर ये भी खराब है तो फिर तो बहुत ही खराब है बेटा का। तो मेरे पहले फाउंडेशन लेक्चर्स जो मैंने ऑलरेडी बना दी, पहले वो देख के आ जाइए। तो आपको पता है, ये मुझे आपको खैर बताने की जरूरत नहीं है। इक्विटी का बैलेंस बढ़ता है मतलब क्रेडिट साइड आपकी बढ़ गई, तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड आपकी बढ़ गई, तो यहाँ पे $100 से आपका इक्विटी बैलेंस बढ़ गया। कैसे? क्योंकि 2025 में आपका एक अनरियलाइज गेन हुआ था। 2025 में आपका एक जो इन्वेस्टमेंट थी बेची नहीं आपने, मार्केट में वो $200 बढ़ गई, $200 हो गई है, तो $100 से आपकी बढ़ गई, तो आप कह रहे हो मेरा तो फायदा हो गया। लेकिन फायदा आप बोलते तो, लेकिन एक्चुअली आपको वो फायदा मिल रहा है खाने को? नहीं मिला ना, तो अनरियलाइज गेन है। अब अनरियलाइज गेन है तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर तो डाल नहीं सकता, कहां डालू? ओसीआई, ये यहाँ पे डालूंगा एससीआई के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर $100 आ गए, तो यहाँ पे जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आएगा, इसका जो ग्रैंड टोटल आएगा वो $100 आएगा, और उसको मैंने कहां पटक के डाल दिया? एओसीआई। और एओसीआई जब के अंदर डाल देता हूं, वो इक्विटी का बैलेंस बढ़ा देती है, तो यहाँ पे ये लिखूंगा टू एओसीआई, तो $100 से बढ़ गया। अब 2025 की बात है ये, तो आपका जो 2025 में जो क्लोजिंग होगा, अब यहाँ पे लिख देता हूं टू बैलेंस कैरिड डाउन, मान के चलो इक्विटी $0 मान के चलो, ठीक है। तो आपका जो बैलेंस है, मान के चलो बेटा, हाइपोथेटिकल ले रहा है ना, कुछ भी मानते हैं हमको, तो हम एक टीचर फ्रीडम यूज कर रहे हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी कैरिड डाउन कितना हो गया? कितना हो गया 2025 का? अरे साल का ये तो 31 दिसंबर 2025 है, ओपनिंग है ना, ये क्लोजिंग हो गया ना, तो कितना बैलेंस आ गया इक्विटी का? $100। ओके, ये हो गया 2025 एंड। आ जाओ 2026 में, अब 2026 आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2026 आ गया भैया, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है 1 जनवरी 2026 का, $100 निकल के आ गए यहाँ पे ब्रॉट डाउन होके। अब मुझे एक बात बताओ, आपने अगले साल 2026 को, यहाँ पे मेरा पीएनएल अकाउंट है, ये देखो 2026 का, 2026 को आपने इन रियलिटी अपनी वो इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो अब तो वो सच में बेच दी आपने, तो इन रियलिटी वो एडजस्टमेंट अपनी वो बेच दी ना, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे तो आपको असलियत का गेन हो गया, क्योंकि आपने $200 की बेची, कितने में खरीदी थी? $100 की, कितने में बेच दी? $200 की। तो आप यहाँ पे गेन कितना हो गया? $100। रियलाइज्ड है, अनरियलाइज्ड है? सर अनरियलाइज नहीं है, रियलाइज्ड है। कैसे बोल सकते हो रियलाइज्ड है? क्योंकि सर हमने इस बार इन रियलिटी में बेच दिया, वो $100 का गेन मेरे पास आ गया, मैं उसको जाके उड़ा सकता हूं, तो ठीक है, ये रियलाइज्ड है। अब ये जाके कहा, ये नेट प्रॉफिट में बन के आ जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट $100 का आ गया। सोचो कोई खर्चा है ही नहीं, नेट प्रॉफिट $100 आ गया। इस नेट प्रॉफिट को आप कहां डालोगे? रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर। तो क्या 2026 में, अब मुझे बात बताओ, क्या 2026 में आपका इक्विटी बैलेंस फिर नहीं बढ़ जाएगा $100 से? मैं आपको बहुत धीरे धीरे लेके चल रहा हूं, मुझे सच बताओ, नहीं बढ़ा क्या? कुछ स्टूडेंट तो मेरा कैश समझ गए होंगे जो मैं फेंकना चाहता हूं उनको। 2026 में इक्विटी का बैलेंस भी तो $100 से बढ़ गया, क्योंकि आपने $100 का प्रॉफिट हो गया आपको 2026 में, उसको आप कहां डालोगे? रिटेन अर्निंग्स में। रिटेन अर्निंग्स आप कहां डालते हो? इक्विटी के अंदर। तो आपका इक्विटी 2026 में $100 से बढ़ गया, आप बढ़ गया। क्या एंट्री डालू इसकी? तो फिर से $100 क्रेडिट साइड में ही डालेंगे, है ना। टू रिटेन अर्निंग्स कर देंगे, रिटेन अर्निंग्स या नहीं करेंगे? हाँ जी कर देंगे। तो यहाँ पे इस साल का बैलेंस क्या आ गया? टू बैलेंस कैरिड डाउन, बता दो बैलेंस कैरिड डाउन क्या है? $200। अगर कोई होगा आंख वाला, वो बता देगा इसमें एक गलती है, इसमें गलती है। क्या है वो गलती?
सर बिल्कुल सही लग रही है हमको तो, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो एंट्रीज भी बिल्कुल ठीक है, बैलेंस भी मैच हो रहा है, $200 तो सर हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें क्या गलती है। गलती है बेटा, गलती ये है कि पिछले साल पिछले साल आपको गेन हुआ, चाहे वो अनरियलाइज्ड ही क्यों ना हो, लेकिन इक्विटी का बैलेंस उसने $100 का बढ़ा दिया, ठीक है। एक ही इन्वेस्टमेंट पे दो दो गेन कैसे हो सकते हैं? पिछले साल भी आपको वो इन्वेस्टमेंट गेन करके दे रही है, इस साल भी वो इन्वेस्टमेंट आपको गेन करके दे रही है, और आपका दोनों साल इक्विटी बैलेंस $100 से बढ़े जा रहा है। पिछले साल मुझे गेन हुआ, अरे चाहे अनरियलाइज्ड क्यों ना हो, इक्विटी बैलेंस से बढ़ रहा है ना, हमको इक्विटी बैलेंस बढ़ाने से मतलब है, तो $100 से इक्विटी बैलेंस बढ़ गया। और इस साल मेरी यहां से इन्वेस्टमेंट मैंने सच में बेच दिया और गेन हो गया, तब भी मेरा इक्विटी बैलेंस $100 से बढ़ गया। दो दो गेन डाल रखे बेटे, दो दो गेन, मैंने दो दो गेन डाल दिए। समझ रहे हो मेरी बात, क्या हो रहा है यहाँ पे, पंगा हो रहा है। दो दो गेन डाल दिए मैंने। पिछले साल एओसीआई का गेन जो नकली था, अभी बिकी नहीं इन्वेस्टमेंट, $100 का गेन हो गया, तो इक्विटी बैलेंस बढ़ गया। लेकिन इस साल जेन्युइनली बेच दी, तो असलियत का गेन हुआ, मैंने डाल दिया। लेकिन जब आपने इस बार सच में इन्वेस्टमेंट बेच दिए और आपको असली का गेन हो गया, असली गेन तो यही होता है ना बेटा, वो तो नकली है। तो जब असली आ ही गया तो नकली हटाना पड़ेगा। बेटा कितने सारे आर्टिस्ट हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, जो अमिताभ बच्चन की डबिंग आर्टिस्ट करते हैं, है ना, डबिंग करते हैं, वो मिमिक्री करते हैं, मिमिक्री सॉरी, कितने सारे मिमिक आर्टिस्ट हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन जब असली अमिताभ बच्चन आ जाएगा, फिर तो बेटा उनको हटना पड़ेगा ना, फिर इनको कोई नहीं देखेगा, जब असली वाला आ ही जाएगा। सीधी बात है। ये नकली नकली खेल तो रहे हैं, लेकिन जब असली गेन आ जाएगा, फिर तो नकली को हटाना पड़ेगा ना बेटा। वो नकली फिर उसको, क्योंकि ये सीधा है, जब असली है अगर नकली को कौन देखेगा भाई। जब असली ही प्रॉफिट आ गया, असली रिटेन अर्निंग आ गया, असली गेन आ गया, तो नकली क्या करेगा, नकली को तो हटाना पड़ेगा भैया, नकली हटाना पड़ेगा। ऐसे समझो जैसे कुछ प्रोविजन होता है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हो, प्रोविजन तो बनाते हो, लेकिन जब असली का बैड डेट आ गया तो फिर प्रोविजन को तो फिर करना पड़ेगा ना, राइट ऑफ। ऐसा ही है ये भी कुछ। तो यहां पे जब असली गेन $100 आ गया, तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, इस साल वो एडजस्टमेंट करेंगे। अब पिछले साल वो जाके नहीं करेंगे, इस साल जाके क्या करेंगे, आप इसको कैंसल कर देंगे। आप बेटा क्या करोगे, इसको कैंसल कर दोगे, हटा दोगे इक्विटी में से, इसको इक्विटी में से हटाना पड़ेगा, क्योंकि एओसाई जबरदस्ती का रखा हुआ, ये ऐसे थोड़ी ना होता है, यूजर तो कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा है एओसीआई का भी गेन है, रिटेन अर्निंग्स का भी गेन है, एक ही इन्वेस्टमेंट पे दो दो गेन। ऐसा कभी हुआ है, हमने एक स्टॉक बेच दिया और उससे दो दो प्रॉफिट निकल के आ गए, दो बार। अभी जब एक बार बेच दिया फिर तो निकल गया, दो दो बार प्रॉफिट कैसे आएगा, एक ही बार प्रॉफिट आएगा, दो दो गेन। ऐसे तो बेटा आप नकली का कितना भी गेन करते रहो, ऐसे तो आपको कुछ आप जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं बेचोगे, वो तो आपको अनरियलाइज गेन करता ही रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मार्केट में फ्लक्चुएशन है ना, ऊपर नीचे होता ही रहेगा। तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई, इनको हटाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अब मैं कैसे करूं इसको, मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा, मैं कैसे इसको हटा दूं, बताओ मुझको, आप कैसे हटाऊं इसको मैं। हाँ बेटा, इसको हटाने का एक ही तरीका है, ये बेटा मैंने शायद गड़बड़ कर दी बेटा, ये थोड़ा मैंने अकाउंटिंग में गलती कर दी, मैंने एंट्री में गलती कर दी, ये यहाँ पे बाय लिखना है एक्चुअली, मैं कंफ्यूज हो गया खुद ही बेटा अपनी चीजों से, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये मैंने बाय, यहाँ पे टू लिख दिया, यहाँ पे एक्चुअली बाय लिखना था, बाय, ये बाय है। अभी मैं समझ नहीं आ रहा, ये जनरल एंट्री बन नहीं रही, क्योंकि टू तो क्रेडिट साइड में, इसकी अगर हम जनरल एंट्री मारेंगे तो एओसीआई टू इक्विटी अकाउंट, यहाँ पे क्या करा है, आप बोलोगे सर ये एओसीआई डेबिट क्यों है, इक्विटी क्रेडिट क्यों है, अरे आपका जो एओसीआई की इनकम है वो आपने कहां डाल दी, इक्विटी के अंदर, तो इक्विटी का बैलेंस बढ़ गया ना $100 से, बढ़ गया, ये लो, इक्विटी का बैलेंस $100 से बढ़ गया ना, अरे बढ़ा नहीं बढ़ा, हाँ बढ़ गया, तो बढ़ गया, लेकिन एओआईसी को डेबिट क्यों करा, क्योंकि एओआईसी का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है जब वो आया था नेट प्रॉफिट में, लेकिन उसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने के लिए आपको पता है ना इसकी डेबिट ऑपोजिट एंट्री मारनी पड़ती है, डेबिट एंट्री मारनी पड़ेगी, इसको डेबिट करा $100 से, ठीक है, वो तो ठीक है, मुझे ये नहीं समझाना, अब बेटा इसको इग्नोर कर देना, गलती से मैंने यहाँ पे टू लिख दिया, तो खुद ही कंफ्यूज हो गया अपने टू से, ठीक है बेटा, गलती से हो गया, सॉरी, यहाँ पे बाय लिखना था बेटा, ठीक है, बाय है ये सब, ठीक है। रिटेन अर्निंग्स भी हमने इसलिए डेबिट, आप बोलोगे रिटेन अर्निंग्स, अरे प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है, अरे लेकिन जब प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करते हो रिटेन अर्निंग्स के अंदर या इक्विटी के अंदर, तो सीधा आपको पता है ना इसकी एंट्री क्या होती है, जब इक्विटी के अंदर डालते हो तो वो डेबिट, बेटा 11th क्लास में ट्रांसफर एंट्रीज भूल गए क्या, ग्रेजुएशन में ट्रांसफर एंट्री करते थे, पीएनएल अकाउंट आता था, क्रेडिट बैलेंस होता था, लेकिन उसको जब ट्रांसफर करते थे तो डेबिट करना पड़ता था ना, कैंसिल करते थे, ट्रांसफरिंग एंट्रीज बोलते हैं इसको, ये ठीक है बेटा, ये तो बेसिक है, ठीक है, मैं गलती से कंफ्यूज हो गया अपने ये टू बाय के चक्कर में, यहाँ भी टू लिखा है, यहाँ भी टू लिखा है, कोई नहीं, फंडा समझो, मैं आपको यहाँ पे जो समझा रहा हूँ, अभी तो मैं बस आपको बेसिक बेसिक समझा रहा हूँ, अभी एक एग्जांपल समझाना है जो मैं आपके लिए मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, वो एग्जांपल से और अच्छा समझ में आएगा। तो
ये था, तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये थी डबल काउंटिंग, इसे कहते हैं डबल एंट्री। यहां भी एक बार इनकम आ गई, यहां भी इनकम आ गई, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। एक ही इन्वेस्टमेंट से दो इनकम कैसे आ सकती है? तो ये असली इनकम आ गई, और जब असली इनकम आ गई तो नकली इनकम को हटाना पड़ेगा, और उस नकली इनकम को हटाने की एंट्री को ही रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट होता है। ये सारा का सारा ये जो मुझे आपको समझाना पड़ा बेटा, इस टॉपिक के लिए समझाना पड़ा, रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट। जो ऑलरेडी अब असली आ गया है, अब बेच दिया है, अब असली इनकम आ गई है, तो नकली का कोई काम नहीं, अब नकली को जाना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई नकली को नहीं देखने वाला बेटा। यूजर अब नकली को क्यों देखेंगे, असली को देखेंगे। रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट, एएससी का 220 का सब टॉपिक 10 का 45 का 15। ये एएससी देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर क्या ये एसी हमारे सिलेबस के लिए रेलेवेंट है, तो इसका आंसर आपके सिलेबस के लिए नहीं है। सीएमए यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उन्होंने एएससी पे इतना अपना जोर नहीं डाला है, ठीक है। बहुत कम अटेम्प्ट्स आए हैं जिनके अंदर उसने एएससी पूछ लिया है, पूछा है, ऐसे अटेम्प्ट्स आए हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम है, और वो भी एएससी जो आपके उसने दे रखे हैं आईएमए, बहुत कम है। जैसे बैलेंस शीट का एएससी क्या है, इनकम स्टेटमेंट का एएससी क्या है, उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स का एएससी क्या है, ये बस 2-3 वो एएससी आपसे पूछ लेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का एएससी, वेरिएबल इंटरेस्ट का एंटिटी, बस ये दो बहुत कुछ, मर्जर्स एंड एक्विजिशन का एएससी ये है। तो आप इसका स्ट्रेस मत लीजिए, अपने कोर्स फिनिश होने के बाद मैं जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें ये सारे एएससी लिखे होंगे, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सीपीए में तो मुझे बताना ही पड़ता है, ठीक है, सीपीए में हम इस डिटेल एएससी के साथ चीजें डिस्कस करते हैं। तो आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, ऐसा वरना कोई है नहीं, ठीक है। A critical aspect of comprehensive income is the concept of reclassification adjustments। हमें करनी पड़ती है, रिक्लासिफाई करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी होता है, अब उसको दोबारा रिक्लासिफाई करके हटाना पड़ता है पुरानी एडजस्टमेंट को, क्योंकि इस बार अब असली इनकम आ गई है, नकली को उड़ाना पड़ेगा। गड़बड़ डबल एंट्री हो जाएगी, इक्विटी बैलेंस $100 से एक्स्ट्रा बढ़ गया ना आपका। अरे एक्चुअली में जो इक्विटी था वो तो $100 से बढ़ना था, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट बिकती है, जो गेन होगा तभी तो इक्विटी बढ़ेगी, लेकिन आपने तो यहाँ पे एक नकली इनकम से भी बढ़ा रखा है। अब जब असली आ गई तो नकली इनकम हटाओ ना, तो ये these are made to avoid double counting items that were initially recognized as a part of OCI। पहले कभी हमने ओसीआई में रिकॉग्नाइज करा था, देखा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, एओसीआई के अंदर इक्विटी बैलेंस बढ़ देता है, लेकिन जब इस बार असलियत में आ गई, एंड आर नाउ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ नेट इनकम इन द करंट पीरियड। पिछले सालों में नकली इनकम में रिकॉग्नाइज कर रखा है, लेकिन जब असलियत में इस साल हमने दिखा दी, तो अब पिछले सालों की नकली तो हटानी पड़ेगी, क्योंकि इससे मतलब मेरी इक्विटी ओवरफ्लोड हो जाएगी, ओवरस्टेटेड हो जाएगी, नकली तरीके से हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन अनरियलाइज गेन ऑन अवेलेबल फॉर सेल, इसके बस मैंने अभी यहाँ पे थ्योरी लिखे, आज मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगा। Available for sale security were recognized in OCI in the previous period. When that security is sold and gain is realized, it will be included in net income. To prevent counting it twice, once in OCI and once is net income for the entire comprehensive income calculation, a reclassification adjustment is made to remove it from the OCI and the period of realization. हटाना पड़ेगा वहां से बेटा आपको। तो वो एंट्री कैसे होती है, उसको कैसे हटाते हैं, वो आज मैं आपको एक एग्जांपल में आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो मैंने आपके लिए रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट लिखा है ना, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ा दिया। इतना डिटेल में कोई पढ़ाता नहीं है सीएमए यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसको, लेकिन पढ़ाना इसलिए पढ़ा क्योंकि मैं आपको चाहता हूं आप जब मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनो, बहुत अच्छे मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनो। आपको थोड़ा अकाउंटिंग का ज्ञान रखना है, नो डाउट। देखिए, फाइनेंशियल जो आप सीएमए बनते हैं उसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ होल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट है ही दोनों के दोनों। आपको मैं अभी बता देता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का धर्म जो है पूरा, मतलब जिस बेसिस पे चलता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट गैप के हिसाब से वो भी चलेगा। मैं क्योंकि यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, आईएफआरएस की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम यूएस कोर्स पढ़ रहे हैं तो यूएस को ही लेके बात कर रहा हूँ, तो वो उसके लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूएस गैप से ही है। लेकिन हर बार हर जगह वो यूएस गैप फॉलो नहीं करता, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाता है, स्टेटमेंट्स बनाता है जो यूएस गैप के स्कोप से बहुत बाहर है, क्योंकि वो मैनेजमेंट पर्पसेस के लिए बनते हैं। मैनेजमेंट पर्पसेस के लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नीड नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो यूजर्स के लिए बनाई जाती है, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए बनाई जाती है, और एक्सटर्नल यूजर्स को तो ऑडिटेड चीजें देनी पड़ती है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देनी पड़ती है। ये फर्क है। तो आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन रहे हो, लेकिन आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ज्ञान थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए। नो डाउट आपके सिलेबस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस में नहीं है, आपको नहीं रखी गई है, इसकी एडजस्टमेंट्स नहीं है, देखिए इसकी एंट्रीज नहीं है, इसके एग्जांपल्स होते हैं जो मैं आपको करा सकता हूं।
और आपको टू बी ऑनेस्ट आपका इतना लेवल है सीए में यूएसए किया कि आप आराम से समझ सकते हैं, ये इतना बिल्कुल भी मुश्किल टॉपिक है नहीं, इतना बहुत सिंपल है ये। एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो इसका रख सकते थे, लेकिन आप बोलोगे क्यों सर आइडियाज दे रहे हो ईएमआई वालों को, क्यों हमारा सिलेबस बढ़ा रहे हो। हाँ तो ठीक है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाना है ताकि आपको इन डिटेल डेप्थ समझ में आ जाए, क्योंकि सिलेबस का कुछ नहीं पूछ सकते बेटा, पेपर में वो आपको कहीं भी घुमा के दे सकता है। उसने लिखा तो है ना थ्योरी में, अब वो आपको इस थ्योरी का एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू बना के दे देगा। अब आप बोलोगे सिलेबस से बाहर है, कैसे सिलेबस से बाहर है, थ्योरी में तो लिख दिया ना, इसका एग्जांपल बना के दे दिया उसने। तो आपको हर चीज के लिए रेडी करना है, इसलिए मैं आपको रेडी कर रहा हूं, ठीक है। Entries are required to present reclassification adjustment in the statement where OCI components are present or disclose them in the notes to financial statements। ठीक है, ये है। चलिए एक इसको बना देने से पहले टेबल ऑफ एक टॉपिक और पढ़ा दूं, प्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। देखिए एएससी 210 का सब टॉपिक 10 का 45, यहाँ पे 10 का 45 है, 45 15 के अंदर जब आप आ जाएंगे तो रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट्स है। देखिए आप इसका यहाँ पे समझिए क्लियर एएससीज होती हैं, एएससीज मतलब यूएस गैप के स्टैंडर्ड। आपको यहाँ पे अगर किसी का पॉइंट समझना कि ये चीज कैसे होती है तो आप उसका रेलेवेंट एएससी के अंदर जाके देख सकते हैं, यूएस गैप ने कैसे बताया ये रूल्स है, इस चीज को ऐसे ऐसे दिखाना। ऐसी ओसीआई के लिए भी एएससी 210 का सब टॉपिक 10 का 45 के अंदर आपको बता रखा है कि ओसीआई को कैसे दिखाना है यूएस गैप से। अकाउंटेंट्स ने पूछा कि सर ठीक है आपने हमको ओसीआई बताया, हमको ये भी समझ में आ गया, हमने एक जुगाड़ बना लिया फालतू इनकम्स को कहीं ना कहीं डालना, क्योंकि डबल एंट्री है ना, अब कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा, वो तो ठीक है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर भी कैसे दिखाएं, मतलब ओसीआई दिखाएं कैसे, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। तो यूएस गैप ने कहा टेंशन मतलब हम बताते हैं। कहां बताया उसने एक एड्रेस दे दिया, वहां चले जाओगे, वहां जाके दिख जाएगा कौन सा एड्रेस है, एएससी 220 का 10 का 45। अगर देखिए अगर आप ये ऐसे में लिख देते अगर आ गया ये, तो एग्जामिनर आपको मैं बता रहा हूं इसको देख के ही आपको फुल मार्क्स दे देगा। देखो कहीं तो देखिए आपको उसको भी पता है आप अपने जितना स्टडी मटेरियल है, लेकिन अगर आप थोड़ा स्टैंड आउट करके आ जाओगे तो बेटा उसको समझ में आ जाएगा आप ही रियल मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो और आप वर्थ इट हो बनने के। ये होता है, खैर ये पूरा आपके ऊपर है, मैंने तो आपको पढ़ाना है बस, ठीक है। 45 के अंदर उसने दो चीजें दे रखी हैं, 1A और 1B। 1A के अंदर मतलब दो तरीके, आप दोनों ऑप्शनल है, आपको ऐसा नहीं है यही करना है या वो करना है, नहीं दोनों ऑप्शनल है। अब इन दोनों में ओसीआई को कैसे भी दिखा सकते हैं, या तो आप सिंगल कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट बन के दिखा दो, या टू सेपरेट बट कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट करके दिखाओ। ये क्या होता है अभी देख लेते हैं। 1A में क्या लिखा है देखो, ये तो कॉमन ही रहेगा, इसके 1A के अंदर और 1B के अंदर दो स्टेटमेंट्स हैं, दो तरीके हैं, दो अप्रोचेस हैं। दिस अप्रोच 1A में 1A वाली कौन सी अप्रोच है, दिस अप्रोच combines net income and other comprehensive income into one continuous statement। It start with net income, मतलब बिल्कुल net income से start होगी, followed by the individual components of OCI, leading to a total comprehensive figure। This statement would typically look like net income, फिर other comprehensive income, फिर ये जैसे बेटा आपने बताओ यहाँ पे एक एससीआई बनाई, ये ऐसा कह रहा है कि एक स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो स्टार्ट कैसे होगी, टू नेट इनकम। क्या करेगा नेट इनकम से वो सीधा ट्रांसफर कर देगा, अरे नेट इनकम से ले आएगा ना प्रॉफिट, नेट इनकम का प्रॉफिट यहाँ डाल देगा, टू ओसीआई वगैरह यहाँ पे डाल देगा, है ना। यहाँ पे भी कुछ मैं बार बार यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नहीं क्यों लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाते पढ़ाते बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कर नहीं रहा हूँ मैं। चलिए तो टू यहाँ पे कुछ ओसीआई यहाँ पे भी तो आ सकती है, अरे लॉस भी तो हो सकते हैं ना, लॉस ऑन अनरियलाइज वगैरह ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे कट कटा के ये जो आएगा, यहाँ पे अगर कुछ आ गया तो उसको आप बोलेंगे टू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, है ना, उसको हम सीधा ट्रांसफर कर देंगे एओसीआई के अंदर इसके बाद, ठीक है, या बाय सीआई, यहाँ पे कुछ लॉस भी आ सकता है। तो ये स्टार्ट ऐसी होती है नेट इनकम से, कैसे आप पहले ये अपना इनकम स्टेटमेंट आपने रियल का बना रखा हो, उसमें से आप नेट इनकम लोगे सीधा यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे। अरे जैसे बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट आता था, उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम इनकम पीएनएल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करते थे, ऐसा ही है। तो ऐसे ही आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, उसका नेट प्रॉफिट करके यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे। तो ये स्टार्टिंग इनकम ऐसे होता है नेट इनकम से, ठीक है। फिर आप ओसीआई की इनकम वगैरह डालोगे, लास्ट में जो आएगा वो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगा, बस। ये तो था 1A था। अब आ जाओ 1B के अंदर, 1B अलग है। 1B कहता है दोनों अलग अलग बनाओ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ये एक स्टेटमेंट बना दी, नहीं नहीं, दोनों अलग अलग बनाओ, पहले इनकम स्टेटमेंट अलग बनाओ और ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अलग बनाओ। देखो दिस मेथड प्रेजेंट्स द नेट इनकम इन ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट, जैसे बचपन से जैसे जैसा चलता आ रहा है कि पहले इनकम स्टेटमेंट बनानी है, पहले वैसे बनाओ, एंड देन इमीडिएटली फॉलोड विद द सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। द सेपरेट स्टेटमेंट वुड स्टार्ट विद द नेट इनकम फ्रॉम द फर्स्ट वन, देन लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ
OCI एक्यूमुलेटिंग इन टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। मतलब यहाँ पर अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना दोगे, पहले इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, फिर आप SCI करके बनाओगे, इनकम स्टेटमेंट पूरा वो बनाओगे, उसका नेट इनकम पटक के यहाँ पे डाल दोगे, ऐसा ही यहाँ पे बना। The first statement would be a statement of net income. The second statement, the statement of comprehensive income, would then show net income दिखाएगी, other comprehensive income दिखाएगी। ये ज्यादातर जो चलता है वो ये वाला अप्रोच चलता है बनबीर, ये वाला नहीं चलता सिंगल कॉन्टिन्यूस, क्योंकि सिंगल कॉन्टिन्यूस के अंदर नेट इनकम कैसे निकल के आई वो आप दिखाते ही नहीं। सिंगल अप्रोच है, मतलब एक ही स्टेटमेंट के अंदर सारा करके दिखा दिया, नहीं मतलब नेट इनकम तो आप यहां पे निकाल के दिखाओगे, नेट इनकम दिखाओगे, लेकिन एक ही स्टेटमेंट के अंदर सारा हो रहा है, उसके अंदर ही आपने P&L अकाउंट बना दी, इनकम स्टेटमेंट, उसके नीचे फिर आपने ये अपना OCI करना स्टार्ट कर दिया। एक ही स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट बना रहे हो, मतलब स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। देखिए ये मैं दिखा देता हूं, ये है 1A स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब एक ही कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट चल रही है, इसके अंदर ही इनकम स्टेटमेंट बना दिया और इसके अंदर ही OCI डाल दिया, लास्ट में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगा निकल के। ये नहीं चलेगा, ये मतलब वो ये कह रहे हैं, ये मतलब अलाउड है यूएस के आपके अंदर, आपको कोई मना नहीं कर रहा है, आपको ये नहीं कि ऑडिटर आपको कोई क्वालिफाइड रिपोर्ट निकाल के देता है, ऐसा कुछ नहीं, ये भी अलाउड है, लेकिन एक्चुअली में जो रियल लाइफ में चलता है वो ये चलता है, क्योंकि लॉजिक है, इसमें एनालिसिस करना इजी हो जाता है, खिचड़ी नहीं बनती। जिन यूजर को स्टेटमेंट ऑफ इनकम देखनी वो वहां पे देख लेगा, जिन यूजर को SSCI स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव देखनी वो देख के समझ लेगा, दोनों खिचड़ी नहीं बना रहे, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। तो 1B ज्यादा चलती है, ये ज्यादा चलती है मार्केट के अंदर, ये भी है अलाउड है, लेकिन अडेप्टिव की बात कर रहा हूं। तो आई होप बेटा आपको कंसेप्ट समझ में आया। तो आप अगर इसका बस एक ये वाला ASC याद कर लेंगे, ASC 10 210 का 10, तो भी आपका काम चल जाएगा बेटा, है ना 10। तो कुछ ASCs हैं जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं, अगर आप कर लेंगे, ये है प्रेजेंटेशन में थोड़ा चांद लगाने का, चेरी ऑन द केक। बेटा केक तो बना लिया, उसके ऊपर चेरी डाल दोगे तो प्रेजेंटेशन कुछ नेक्स्ट लेवल नहीं हो जाती, ऐसे ही है। तो ऐसे आप कर सकते हो, आप हर चीज कर सकते हो, आपने जितना पढ़ा है, लेकिन एक चीज होती है टॉपर वाली, ये वो मटेरियल है टॉपर वाला मटेरियल। अगर आप ASC लिख के आ जाएंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता पास करने से, क्योंकि वो समझ जाएगा एग्जामिनर बेटा आप टॉप लेवल चीज हो, आपसे हम पूछ नहीं सकते। आपको अकाउंटिंग का ज्ञान है तो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत अच्छा बन जाओगे। मैंने आपको दो चीजों को बोला, दो चीजों को जब भी आप CMA USA बने, आपको दो चीजें अपनी बिल्कुल पक्की करनी ही करनी है। अरे करनी ही करनी है। अरे मैं बोल रहा हूँ CMA USA छोड़ो, कहीं का भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर लो आप। कनाडा में तो चलो CPA के साथ मर्ज हो गया, वो ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, आयरलैंड हो गया आपका, ये अपना इंडिया ही क्यों ना हो गया, आपको दो चीजें करनी ही करनी है। एक तो बेटा टैक्स, किसी भी कंट्री का कर रहे हो तो उसका टैक्स जरूर पढ़ लेना, अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फील्ड के अंदर जाना है स्पेशली टैक्स जरूर कर लेना। दूसरा अकाउंटिंग के कंसेप्ट, बेसिक अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए। अरे टॉप लेवल अकाउंटिंग जैसे CPA करता है वैसे जरूरी नहीं है। एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब आपको पता है यार इसको ऐसी चीजें दिखाते हैं, इसको ऐसे करते हैं, OCI है, इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है, इसकी ट्रीटमेंट कैसी होती है, ये सब आपको आना चाहिए। ये दो चीजें आपका बिल्कुल फंडा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप CMA USA बहुत अच्छा बन जाओ, इसी का भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाओ, क्योंकि आपको इन्हीं की बेसिस पे डिसीजन लेना है। ठीक है, दिक्कत क्या होती है, इन दोनों ही मांझा ढीला है, आज जो कर रहे हैं इन दोनों में ही ढीला है, कंगाली है, स्केर्सिटी है इन दोनों की ही, स्पेशली टैक्स की तो बिल्कुल ही स्केर्सिटी है। अकाउंटिंग तो चलो आप फिर भी ग्रेजुएट करके आओ, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज आ गई होगी, वो भी इतनी डीप नहीं आई है, लेकिन काम चलाओ तो है, इसमें तो बहुत ही ज्यादा कंगाली है बेटा टैक्स में। पर आप बीकॉम रहे हो, आप इंडिया स्पेसिफिक नहीं, अपने इंडियंस की बात कर रहा हूँ जो आप यहाँ पे कर रहे हो, कोर्स आप CMA USA पढ़ रहे हो, टैक्स आप इंडिया पढ़ रहे हो बीकॉम, वो कुछ भी काम करने नहीं आने वाला। अगर आप बाहर सोच रहे हो, अगर आप बाहर सोच रहे हो स्पेसिफिकली, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाने की सोच रहे हो, वो किसी भी लेवल का काम आपको नहीं देगा अगर आपने इंडियन टैक्स पढ़ लिया तो, मैनेजमेंट अकाउंटेंट की दुनिया में। ठीक है, तो ये है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को चैनलाइज करना पड़ेगा जिस हिसाब से आप अपना सोच रहे हो। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल की आपको अपनी कॉन्टिन्यूस रीडिंग करते रहनी है ना, इससे आपको टेक्निकल नॉलेज मिलती रहेगी पेपर के। ऐसे में आपको क्या वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि मैं लेक्चर तो हिंदी में डिलीवर कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं आप अपने मन से इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की सोच नहीं, स्टडी मटेरियल से आपको एक उसका टेक्निकल वर्ड मिलेगा, एग्जामिनर वो वर्ड खोजता है कि इसने वो वर्ड लिखा है, ये है। आप अपनी अचीवमेंट में लिख के आ रहे हो वो अलाउड है, लेकिन कुछ वर्ड तो लिखो भाई, वो टेक्निकल वर्ड में ढूंढ रहा है, जैसे रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट, ये वर्ड तो लिख के आओ। हर चीज आप अपने वर्ड में लिख के आ रहे हो, सिंपल इंग्लिश में लिख के आ रहे हो, यही दिक्कत है, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, मैं आपको बता रहा हूँ। नो डाउट आपको सारा कंसेप्ट आता है, आप अपने वर्ड में लिख के आ रहे हो इंग्लिश में, ठीक है, ग्रामर वगैरह कुछ चेक नहीं, इतनी भी नहीं हो रही आप, लेकिन इतनी भी नहीं कर धज्जियां उड़ा दो ग्रामर की, ये भी थोड़ा सा इंग्लिश में आपको फोकस करना पड़ेगा।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेटा आप टेक्निकल वर्ड छोड़ दो, वो तो लिख के आने पड़ेंगे आपको, वो लिख के आने पड़ेंगे, वो ढूंढता है, नहीं लिखोगे वो नहीं देगा नंबर आपको, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, वीडियो को लाइक करिए। देखिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इससे क्या है, हम तो ये देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको सारा सारा सिस्टम समझा रहे हैं, सारा कंसेप्ट समझा रहे हैं, है ना, इन डिटेल टॉपिक समझा रहे हैं। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हमारा चैनल ग्रो होगा, इससे क्या होगा, और वीडियोस आगे आते रहेंगे, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी आपका कंटेंट मिलता रहेगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।